नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीकर के केरावली गांव के युवक की हत्या कर उसी के घर के बाहर फेंका शव। 3 लोगों पर लगाया वारदात का आरोप। मृतक के परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। चूरू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भवानी हत्याकांड का किया पर्दाफाश। 5000 के इनामी बदमाश सोनू खान को किया गिरफ्तार। नागौर के डीडवाना में देश विरोधी नारों का वीडियो वायरल। आक्रोशित लोगों ने निकाली रैली। प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जबरन बाजार बंद कर पुलिस ने खदेड़ा। धौलपुर में रेत माफियाओं ने किया पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। फायरिंग के आरोप में 2 माफिया गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में बेरहम पति ने की पत्नी की हत्या। कुल्हाड़ी के वार से पत्नी को उतारा मौत के घाट। खुद ने भी कुएं में कूदकर किया आत्महत्या का प्रयास। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया है। इसमें जीएसटी को भी शामिल किया गया है। नए पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। 10 साल बाद किए गए बदलाव में कई अन्य सामग्री जो है वो भी शामिल की गई हैं। वहीं आईसीआई ने यह बदलाव 1 जुलाई को लागू होने वाली जीएसटी के तहत किया है। ऐसे में अब स्टूडेंट्स को सीए फाइनल कोर्स के दौरान होने वाली आर्टिकलशिप में जो जीएसटी से संबंधित केस स्टडी करनी होगी। फिलहाल हालांकि जून 2019 तक पैरेलल ओल्ड पैटर्न ही चलेगा। पुराने पैटर्न में इंफॉर्मेशन से कंट्रोल ऑडिट, सीए फाइनल के ग्रुप 2 के जो टेक्निकल पेपर है उनके सिलेबस से हटा दिया गया है। वहीं पुराने पैटर्न के लिए स्टूडेंट को 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने की छूट है, लेकिन 1 जुलाई से नए पैटर्न के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। से उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का पीरियड फॉलो करती है और हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली डबल मेहनत करनी पड़ती है उन अकाउंट्स को वापस कन्वर्ट करने के लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये मानना है कि अगर हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर करते हैं तो हम लोग जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है वो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन मतलब हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कम्युनिकेशन, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कम्युनिकेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर हो सकता है अगर हम इस तरीके से करते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण विचार व्यक्त किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। पायलट ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन शब्दों का इस्तेमाल महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के लिए किया है वह उनकी मानसिकता के खोखलेपन का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी व उसकी विचारधारा सर्वसमावेशी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता, बहुलता व संप्रभुता को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने से लेकर देश के अब तक के संपूर्ण विकास का सफर कांग्रेस विचारधारा की परिपक्वता का ही परिणाम है। पायलट ने कहा कि भाजपा व उससे जुड़े हुए सभी संगठन कांग्रेस के नेताओं व राष्ट्रपिता को लक्ष्य बनाकर समय समय पर अपनी ओछी सोच का परिचय देते रहते हैं। जो बताया जाता है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी व उसकी विचारधारा जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की जीती जागती मिसाल है, से बौखला कर अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं।
चूरू के सुजानगढ़ पुलिस को भवानी सिंह चारिया हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। 5000 के इनामी अपराधी सोनू खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुजानगढ़ में 2016 को सड़क किनारे बोलेरो कैंपर में भवानी सिंह चारिया की लाश मिली थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच की। वहीं फरार इनामी अपराधी सोनू खान और रोहसा बसर जिला सीकर के सुजानगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीकर के नीमका थाना के केरावाली गांव में 3 युवकों द्वारा एक युवक की हत्या कर शव मृतक के घर छोड़कर आने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार केरावली निवासी मृतक मुकेश कुमार जयपुर रहता था। वहीं 3 युवकों ने मुकेश को शव का उसको घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर जाम लगाकर हंगामा कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच शुरू की है। झुंझुनू के नीमका थाना खेतड़ी सड़क मार्ग पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक गंभीर घायल को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। भरतपुर के गांव अड्डा में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई है, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां हालत गंभीर होने पर 3 लोगों को जयपुर एसएमएस रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 2 पक्षों में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। भरतपुर पहाड़ी उपखंड के कैथवाला थाना इलाके में राफ गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में खेत को लेकर विवाद हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया है। वहीं शांति भंग में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर में कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक का आयोजन वागड़ वाटिका में किया गया है, जिसमें ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष जनजाति मंत्री को बनाए जाने और प्रशासनिक सेवाओं में 6.2% आरक्षण टीएसपी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान किए जाने सहित कई मांगों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं बैठक में युवाओं को अधिक से अधिक कांग्रेस की रीति नीति से जोड़ने और विशेष रूप से प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ताराचंद भगोरा, जनजातीय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्रजीत मालविया सहित कई लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू में किसान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर चलाई गई गोलियों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। वहीं समिति के संयोजक राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में किसानों प्रदर्शन किया और कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति से मांग की है। साथ ही राजस्थान के किसानों को और राज्यों की तर्ज पर बिजली मुफ्त में देने की भी मांग की गई। फौजी ने बताया कि यदि राजस्थान में किसानों को बिजली मुफ्त नहीं की गई तो मंदसौर से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
कर्ज माफी के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उसके लिए वहां की सरकार ने उन पे गोली चलाई, उनको मारा गया। इसलिए पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद ऐसे अगर अन्नदाता के साथ किसान जो अत्याचार हो रहा है, जो सरकार इस तरह का बर्ताव करे, किसानों को मार रही है, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और यहाँ राजस्थान में भी 1 जनवरी 2016 से कर्ज माफी और बिजली फ्री का आंदोलन किसान बचाओ देश बचाओ के बैनर से चल रहा है। अगर सरकार जल्दी नहीं चाहती तो ये राजस्थान भी मनसोदरा बनने को तैयार हो रहा है। यहाँ के किसान है वो टूट चुका है और अब यहाँ किसान आर पार की लड़ाई की मूड में है। तो मैं सरकार से हम यही कहते हैं कि जल्दी यहाँ राजस्थान में भी, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में किसान का कर्जा माफ हो और किसान को, ये राजस्थान में जो सबसे बड़ी मांग है फ्री बिजली किसान को मिलनी चाहिए। इस पे तुरंत प्रभाव से वसुंधरा सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, वरना यहाँ भी एमपी की तरह मनसोदरा बन जाएगा और किसान। नागौर के डीडवाना में देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद देश हित में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। वहीं रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग कोर्ट गेट पर जमा हो गए। इसके बाद सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस बीच डीडवाना बाजार बंद करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसने प्रदर्शनकारियों को भीड़ को तीतर बितर कर दिया। वहीं लोगों का कहना है कि घटना के बाद भी पुलिस की कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रही है। देश के खिलाफ नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया। उन्हें ज्ञापन के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों ने प्रशासन और विधायक तथा सरकार के मंत्री यूनुस खान के खिलाफ भी नारेबाजी की। आपको बता दें कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 13 जून तक का समय दिया है। ऐसे में 13 जून तक कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो 14 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन की 100% लापरवाही है। वो इसलिए है कि उस रैली के अंदर पुलिस के वर्दी के जवान, आप देखो उस वीडियो में लगे हुए हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? क्या हमारे हिंदू समाज के कोई कार्यकर्ता होते हैं, होली को घेर के गीत गाते हैं, उसके खिलाफ प्रशासन क्या कहता है कि ये तो असली है और उनको बंद कर दिया जाता है। ऐसा हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है देश में, वो संख्याओं के साथ में हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटनाएं, झगड़े वगड़े होते रहते हैं, लेकिन देश के विरोध में कोई यदि बोलता है तो एकदम जघन्य अपराध है। इसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, चाहे बंद करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा, हाईवे रोकना पड़ेगा, या राजस्थान या दिल्ली में जाकर धरना देना पड़ेगा, तो भी हम देंगे। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के बाद अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी है। इस दौरान सभी कर्मचारी एमबीएस परिसर में इकट्ठा हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं ठेका श्रमिकों का कहना है कि पर्ची काउंटर, दवा काउंटर सहित कई जगहों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से परिवार का पालन पोषण हो रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को सोची समझी साजिश के तहत अचानक से हटा दिया गया। वहीं जब इस बारे में एमबीएस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। वहीं ठेका कर्मचारियों ने कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल पर भी आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विधायक के दबाव की वजह से नए टेंडर भरे गए, जिसका खामियाजा सभी कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। ऐसे मरीजों के अस्पताल में भारी भीड़ हो चुकी है, जिसकी सुनने वाला अभी अस्पताल में कोई नहीं है। मजदूर काम कर रहा है, उसको पेमेंट नहीं मिलती, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, फिर उसको पेमेंट। अरे जब काम शांति से चल रहा था तो इसको कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत थी? इतने दिन से मजदूरी कर रहे हैं हम। मैं तो ये चाहता हूँ कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए और हमें अपनी मजदूरी, अरे बेलदार के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती हमें। अलौर के शाहजहांपुर के गांव कठुवास में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष टीकाराम के नेतृत्व में पीएम मोदी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह का पुतला फूंका गया। एमपी के मंसूर में राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार व पीएम किसान व दलित विरोधी हैं। आए दिन देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। धौलपुर जिले में रेत माफियाओं के दबंगई का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।
सीओ सिटी सतीश यादव के नेतृत्व में सदर थाना कोतवाली और निहालगंज थाना पुलिस पर रेत माफियाओं ने गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालांकि इस फायरिंग में पुलिस के जवान बाल बाल बच गए, वहीं गोलियों के छर्रे पुलिस की गाड़ी पर लगे हैं। मामला शहर के सदर थाना क्षेत्र के घेर भमरोली रोड का है, जहां सीओ सिटी सतीश यादव के नेतृत्व में शहर के तीनों थानों की पुलिस रेत माफियाओं को पकड़ने का जाल बिछाने के प्रयास में थी। जैसे ही पुलिस ने चंबल बजरी में भरे ट्रैक्टरों का पीछा किया तो माफियाओं ने पुलिस टीम के ऊपर गोलियों से ताबड़तोड़ फायर करनी शुरू कर दी। इस पर पुलिस को जान बचाना भारी पड़ गया। वहीं पुलिस वालों ने गाड़ी में छिपकर बचाव किया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर माफियाओं को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजरी रेता के ट्रैक्टर का श्रीमान सीओ साहब थाना कोतवाली की गाड़ी एसआई परमिंदर और मैं हमने पीछा किया। काफ़ी देर पीछा करने के बाद भी वो लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टिकरा तिराहे पर पुलिस पर अवैध बजरी ढोने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर की फायरिंग थी। फायरिंग से कोतवाली गाड़ी की की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और गाड़ी के फाटक पर चले लगे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी। करौली के टोड़ा भीम उपखंड के खेड़ी गांव में 9वीं कक्षा के छात्र ने ईमानदारी का परिचय दिखाते हुए अपने गांव और परिजनों का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि खेड़ी निवासी छात्र घनश्याम किसी काम से बाजार गया हुआ था, जो अपने गांव वापस लौट रहा था। इस दौरान घनश्याम को रास्ते में 39,000 रुपयों से भरा पर्स मिला। छात्र ने पर्स में रखे कागजातों के आधार पर उसके मालिक का मालूम कर उसे पर्स वापस लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है, जिस पर गोड़ा निवासी पर्स मालिक और सरपंच ने बच्चे की ईमानदारी कर उसे 1100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अगली खबर है कोटा से, जहां कोटा के एक व्यापारी से शादी करने के बाद 6 लाख रुपए और जेवर लेकर भाभी लुटेरी दुल्हन को इंदौर पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार लुटेरी दुल्हन शादी के बाद 45 दिनों तक लूट के प्रयास में थी। वहीं पुलिस शादी कराने के लिए फर्जी रिश्तेदार बने कुछ लोगों को भी उज्जैन से गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेहा जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शादी की एवज में 7 लाख रुपए पहले ही उसने ले लिए थे, लेकिन शादी के बाद मौका पाकर 6 लाख नगद व सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दुल्हन फरार हो गई। झुंझुनू में शनिवार को दिव्यांग सेवा संस्थान की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के प्रदेश महासचिव हरचंद महिला विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में बोलते हुए महिला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं, जिसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। वहीं प्रस्तावित पंडित दीनदयाल विशेष योग्यजन शिविरों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं में वंचित दिव्यांगों के फॉर्म भरवाए गए हैं। वहीं सिलाई मशीन से कार्य कर आत्मनिर्भर बनने वाली दिव्यांग महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीनें बांटी गई हैं। दिव्यांग सेवा संस्थान आज हमारी मासिक बैठी हुई, उसमें जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजना है वो की बारे जानकारी है, उसके फार्म भरवाएंगे और जिन दिव्यांग और विधवाओं को सिलाई का कार्य है उनको सिलाई मशीन देंगे, उनको फार्म। छोटी छोटी जानकारियों से ही बड़े हादसों को रोका जा सकता है। कुछ इसी तरह की सोच के साथ शनिवार को झुंझुनू में फायर सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। फायर सेफ्टी का कोर्स कराने वाली एक निजी संस्था की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें भोपाल म्युनिसिपल बोर्ड के चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर साजिद खान ने मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया। वहीं सभापति सुदेश अहलावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर सभापति ने कहा कि अक्सर छोटी जानकारियों के अभाव में कई बार बड़े अग्नि हादसे हो जाते हैं। इस तरह के सेमिनार इन हादसों को रोकने में मील का पत्थर साबित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे सेमिनार पूरे शहर में वार्डवार करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।
राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन शनिवार को अलवर के सूचना केंद्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और एवं टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जसवंत यादव ने मीडिया को लोकतंत्र को सशक्त माध्यम बताते हुए निष्पक्षता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में हमारी कलम 2017 नामक स्मारिका का भी विमोचन किया गया है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा ने किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री राजन विशाल, IPS महेश भारद्वाज, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार ईशु मधु तलवार और ओम प्रकाश राजौरिया ने विचार व्यक्त किए। मैं आपकी बात रखूंगा और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा पत्रकारिता विश्वास है, पत्रकारों का आदर करती है और आपकी भावनाओं को निश्चित रूप से जो आपके मन में पत्रकारों को अधिक से अधिक सरकार में सहयोग करना चाहिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये देगी। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, जिसमें अब मेडिकोडर्स डिजिटल जरिए मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित पूरा डाटा सुरक्षित रहेगा। इस डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने किया। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कई मरीजों का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों की अगर अस्पताल की पर्ची गुम हो जाती है तो भी इस योजना के तहत मरीज को पहले किसी तरह की दवाई दी गई थी उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। वहीं इस डिजिटल योजना को पूरे विश्व में टॉप 10 की योजनाओं में शामिल किया गया है। इसके पहले इस योजना की शुरुआत देश में पहली बार कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई थी। इस दौरान कोटा उत्तर विधायक संदीप शर्मा सहित स्थानीय पार्षद और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मेडिकल का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये डिजिटल रिकॉर्ड कहीं भी देश और दुनिया के अंदर उस मेडिकल के डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से वो पेशेंटों को अपने जितने भी अभी तक उन्होंने जहाँ भी डॉक्टरों से परामर्श किया है, जहाँ भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो डिजिटल रिकॉर्ड होने के बाद वो देश और दुनिया के अंदर कहीं भी बेहतरीन डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर सकता है। चूरू के तारानगर पुलिस थाने में SP राहुल बारहट ने CLG की बैठक ली है, जिसमें SP बारहट ने इलाके में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की। वहीं CLG सदस्यों और गणमान्य नागरिकों से सुझाव मांगे। SP बारहट ने CLG सदस्यों और गणमान्य लोगों को आश्वस्त करते हुए आम जनता को पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। SHO साहब ने बताया कि लगभग 10 चोरियां तारानगर थाने की एक गैंग पकड़ी गई, जिससे 10 चोरियां जो है वो खुल चुकी हैं। अन्य जो कुछ चोरियां पेंडिंग है उसके लिए इन्होंने एक टीम लगा रखी है, तो हमें विश्वास है वो भी जल्द ही। केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री PP चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री चौधरी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आमजन से जन सुनवाई की। केंद्रीय मंत्री PP चौधरी में जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के आदेश दिए। साथ ही पिछली जन सुनवाई के दौरान सामने आई समस्याओं के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी ली। वहीं केंद्रीय मंत्री चौधरी ने बताया कि वह हर सप्ताह 2 दिन अपने क्षेत्र में रहकर आमजन की समस्याओं को सुनते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जोधपुर पहुंचे और आमजन के साथ जन सुनवाई की। देखिए, ऐसा है कि मैं ये कोशिश करता हूँ हर सप्ताह के कम से कम 2 दिन
अगर ज़्यादा नहीं तो 2 दिन में हैं, हमारे जो आम जन के मैं बीच में हूँ, उनकी समस्या सुनूँ, उनका जो निदान हो सकता है नियमानुसार वो निदान किया जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आता हूँ, चाहे पाली हो चाहे जोधपुर हो, दोनों जगह मेरा संसदीय क्षेत्र लगता है। पाली की 5 विधानसभा, जोधपुर की 3 विधानसभा। तो आम जन आते हैं तो उनकी समस्या सुन कर करके उनका निदान कर करके बड़ा अच्छा लगता है। उसको लेकर क्या देखिए, किसानों का आंदोलन जो है वो आप देखिए कि मालवा से शुरू हुआ, और मालवा देश में ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन बहुत फर्टाइल है, बहुत उपज होती है, वहाँ किसानों की समस्या होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप पंजाब देखिए जहाँ पर किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कर्नाटक देखिए किसानों की बहुत समस्याएं हैं, आप कांग्रेस शासित राज्य देखिए जहाँ किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर चलाई गई गोलियों के बाद पूरे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी में भी किसानों ने एक बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर शनिवार को झुंझुनू में किसान महासभा की आपात बैठक बुलाई गई, जिसे पूर्व विधायक कामरेड पेमाराम व पूर्व उप जिला प्रमुख कामरेड विद्याधर सिंह गिल ने संबोधित किया है। किसान नेताओं ने भी सबसे पहले मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी और गोली बरसाने पर मध्य प्रदेश सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई है और वादा दिलाने वाले किसानों को गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार यदि अपना वादा पूरा नहीं करती है तो राजस्थान के किसान देशव्यापी आंदोलन के अगवा होंगे और सरकार के किसानों के हित में निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म पर फुट ओवरब्रिज नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर कई बार ट्रेन में चढ़ते हैं, इससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद निहाल चंद ने 6 माह पहले यहां घोषणा की थी, लेकिन इसे आज तक नहीं बनाया गया है। ऐसे में यात्रियों को जान जोखिम में डालकर ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पे ओवरब्रिज नहीं होने से यात्रियों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष जब ट्रेन आती है तो एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उनको रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। केंद्र सरकार और रेलवे विभाग को जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कराना चाहिए ताकि किसी भी कोई जनहानि न हो। देश व प्रदेश का नाम रोशन करने में हर जगह बेटियों का स्थान प्रथम रहता है। इस बात को सिद्ध किया है सिंघाना के गरडाना खुर्द की बेटी आशा झाझड़िया ने, जिसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके सकुशल घर लौटाई है। राजस्थान की प्रथम महिला एवरेस्ट फतह करने वाली आशा झाझड़िया का घर लौटने पर कस्बे वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान शहर में डीजे की धुन पर स्वागत रैली निकाली गई। झाझड़िया को बड़ी संख्या में लोगों ने मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दी हैं। वहीं इनकी कामयाबी पर पूरे गाँव में मिठाइयां भी बांटी गई। इस दौरान चहुं ओर खुशी का माहौल बना हुआ है, जहां उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि आशा झाझड़िया राजस्थान सरकार में चिकित्सा विभाग में नर्स के पद पर सेवा दे रही है, तो वहीं उनके पति दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। में गई थी तो वहाँ पे बालटाल वाला रूट लिया था हमने, तो वो यात्रा मैंने सुबह शुरू करके शाम को कंप्लीट कर ली थी। तो नीचे जब आई तो वहाँ जो फौजी भाई थे, मैं उनको नहीं जानती कौन थे क्या थे, पर इतना है हमारे फौजी भाई थे हमारे देश के। उन्होंने मेरे को बोला कि बहन आप अगर यहाँ से इतनी जल्दी आ सकते हो तो शायद आप एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक जुनून जगा गई और मैं उन सभी फौजी भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे अंदर ये इच्छा जगाई। करौली के बिजली विभाग कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। ऐसे में लोगों से ट्रांसफार्मर के नाम पर पैसे लिए जाने का मामला विवाद का रूप ले चुका है। इसको लेकर उपभोक्ता, किसान और ठेकेदार के बीच विवाद हो चुका है। जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता किसान पिछले कई महीनों से
बिजली विभाग के चक्कर काट रहा था। इस दौरान ठेकेदार किसी न किसी बहाने से किसान को परेशान करता था। इस बीच एक दिन ठेकेदार ने किसान को ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में पैसे की डिमांड कर ली। इस पर किसान ने शिकायत बिजली विभाग के आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इंडियन ऑयल जयपुर के तत्वावधान में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन शनिवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही सभी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मंत्री हेम सिंह बढ़ाना का कहना था कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। इंडियन ऑयल की ओर से चलाई जा रही योजना में अधिक से अधिक लोग जुड़कर सब्सिडी छोड़ रहे हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, जिला कलेक्टर राजन विशाल और इंडियन ऑयल का क्षेत्रीय प्रबंधक शीतल चौधरी की ओर से योजनाओं की जानकारी दी गई। जयपुर नगर निगम और बिजली कंपनी डिस्कॉम के बीच अब ठन गई है। डिस्कॉम ने बिजली के बकाया बिलों पर हवाला देते हुए राजधानी जयपुर के कई चौराहों पर कनेक्शन काट दिए हैं, तो उधर इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मेयर अशोक लाहौटी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने को कहा है। साथ ही लाहौटी ने कहा कि एक तो उनको बिल नहीं भेजा गया, दूसरी बात निगम के लगभग 300 करोड़ रुपए डिस्कॉम पर बकाया है, तो ऐसे में कनेक्शन काटने को मेयर ने बड़ा इशू करार दिया है। पिछले 2 वर्ष से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करने पर बिजली कंपनी डिस्कॉम ने शहर में नगर निगम के अधीन ट्रैफिक सिग्नलों और सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटने और मीटर हटाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, हमारा ये एक बड़ा इशू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली विभाग से हम करीब 300 करोड़ रुपए डिमांड हमारी हम मांगते हैं, बिजली कंपनियों से भी, बिजली विभाग से। तो कोई ये कहे कि कनेक्शन का पैसा बाकी है, तो जब बिल ही नहीं आया तो पैसा बाकी कैसे हो? दूसरा, वो हर बिल में 15% जो सेस देता है, वो सेस के करीब 200-250 करोड़ रुपये बाकी है। हमारा यूटी टैक्स और लीज मनी के पैसे बाकी है। तो ये तो हमारे डिपार्टमेंट का हिसाब किताब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता के काम में इस तरह से कनेक्शन काटना, और वो भी पब्लिक की जगह का, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके जयपुर के सांभर कस्बे में आंधी से बिजली के 2 पोल गिर गए हैं। इस दौरान गनीमत ये रही कि जिस समय बिजली पोल गिरे उस समय बिजली की कटौती की गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं पार्षद फिरोज खान ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पार्षद ने बताया कि कई दिनों से बिजली के पोल झूल रहे थे। शिकायत करने के बाद भी इन बिजली के पोलों की मरम्मत नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सीकर के कल्याण सर्किल पर एक आइसक्रीम की दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग के कारण दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दिए जाने के बाद भी दमकल मौके पर नहीं आई। ऐसे में आसपास के लोगों ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। दुकान में आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। भरतपुर के ढंडाका के पास एक कार पेड़ से टकरा गई। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर की ओर से तेज गति से आ रही कार भैंस को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने कार चालक को कस्बे के सीएचसी में भर्ती करवाया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में 25 साल के नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के पटपरा मोहल्ले की रहने वाली नवविवाहिता प्रीति पत्नी मनोज की शादी 3 साल पहले हुई थी। अज्ञात कारणों के चलते प्रीति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।
सामान्य चिकित्सालय में भर्ती हुई है। सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि एक महिला जो कि सबने अवस्था में थी उसकी मृत्यु हो चुकी, इसका सबको मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद घटनास्थल पर पहुँच के उसकी फोटोग्राफी कराई गई। प्रथम दृष्टया मामला हैंगिंग का नजर आया। परिजनों को सूचित कर दिया गया। पीर वाले पहुँचने पर कार्रवाई अमल में रही। जोधपुर में इंदिरा बिश्नोई ने कहा कि भंवरी जिंदा है। इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी हलकारों में हलचल मच गई है। लेकिन एक दिन पहले ही इंदिरा के वकील ने इंदिरा की मानसिक बीमारी का हवाला दिया था। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले की आरोपी इंदिरा बिश्नोई को रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। इस मामले के सभी 17 आरोपियों को सीबीआई ने आखिरकार 5.5 साल में सलाखों के पीछे न्यायिक अभिरक्षा में भेज कार्य पूरा किया है। वहीं मजिस्ट्रेट संख्या 2 के समक्ष सीबीआई ने रिमांड पूरा होने पर इंदिरा को पेश किया है। जहां सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की गुहार नहीं की तो जेल भेज दिया गया। इस दौरान चंद्रा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान इंदिरा ने कहा कि उस पर काले जादू का साया है, ऐसे में उसका उपचार करवाना आवश्यक है। वहीं इंदिरा बिश्नोई को अब 21 जून को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी रिमांड में इंदिरा को डाला। वहाँ पर सर अभी तपास जारी है, इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। अगली तारीख पे वो मेन कोर्ट में अपीयर होंगी जहाँ पे मैटर। गत दिनों रिको में अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला कर की गई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 1-2 जून के मध्य रात्रि कुकस निवासी कालूराम रेगर, जो कि PHED में कार्यरत था, जिसके अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से वार कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त संबंध में कालूराम के परिजनों ने पुलिस थाना आमेर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गहन जांच की और घटनास्थल से सबूत जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों में बिहार के शरीफ निवासी मनीष और बिहार के भोजपुरी निवासी शिवशंकर कुमार मुख्य आरोपी हैं। आपको बता दें कि सभी आरोपी NSUI के प्रदेशाध्यक्ष प्रत्याशी हुसैन सुल्तानिया के चुनावी प्रचार प्रसार में आए थे और गिरफ्तार आरोपियों ने नशे की हालत में हुसैन सुल्तानिया की कार में भी तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में कुछ पर पूर्व में भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरू में मामला अज्ञात का था। मृतक के ना तो कोई सामान छीना गया था और ना ही कोई उसकी रंजिश प्राथमिक तौर पे सामने आ रही थी। लेकिन इस पर SHO आमेर और ACP आमेर उनको विशेष प्रयास करने के लिए निर्देश दिए गए, जिन्होंने अपनी टीम गठित करके काफ़ी मेहनत करके इसमें तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस बात पर पहुँचे कि उस रात को वहाँ पर NSUI के प्रचार के सिलसिले में कुछ बाहर के हॉस्टल्स के छात्र कुकस एरिया में आए हुए थे और संभवतया उनसे किसी की झगड़ा कोई मारपीट की कुछ सूचना सामने आई है। इस पर उन्होंने और डिटेल तकनीकी अनुसंधान किया तो कुछ लड़कों के मोबाइल नंबर के आधार पर उन बातों का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर हमने 2 मुलजिम इस मामले में गिरफ्तार किए। एक का नाम मनीष और एक का शिवशंकर है। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना इलाके के बिरमाना गांव में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्यारे पति ने भी कुएं से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे कुछ ग्रामीणों ने कुएं में कूदते हुए देख लिया, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं आरोपी पति के सिर में गंभीर चोट आने से उसे सूरतगढ़ रेफर कर दिया गया है। उधर पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी के घर से महिला के शव को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखाया। जानकारी के अनुसार मामले में प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों की बात सामने आई है, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचना देकर मामले की जानकारी दी। के श्रीमाधोपुर के समीप पृथ्वीपुरा गांव में स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात सेल्समैन के साथ मारपीट कर नकदी लूटने का मामला सामने आया है। लूटपाट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। गांव वालों की मदद से एक हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार पंप पर हमलावर रात्रि 4 बजे हमलावर बोलेरो में सवार होकर आए थे और पंप कर्मी के साथ मारपीट कर नकदी लेकर फरार हो गए। लेकिन हल्ला होने पर गांव वालों की मदद से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक अन्य साथी फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर जाकर CCTV फुटेज खंगाले और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है।
सब यहाँ 2 सेल्समैन काम कर रहे थे। रात को 12:30 बजे एक गाड़ी वाले में 4 आए। एक सेल्समैन ने मेरे को 12:30 बजे फ़ोन किया। उनको आके वो कूटे तोड़ फाड़ करी, उनका मोबाइल सब फेंक दिया, उनके मारा कूटी करी, फिर भाग गए। फिर मेरे आने के बाद एक को पकड़ा, पब्लिक भेड़ी हो रही थी, वो एक को पकड़ा, तो एक को पकड़ के फिर पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस को एक को बुला के पुलिस को सौंप दी और गाड़ी भी पुलिस ले गई। झालावाड़ जिले के अकलेरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विभाग की लापरवाही नजर आई है। एक महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं था। 2 पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल नर्स स्टाफ को बुलाकर स्ट्रेचर पर लिटाकर डिलीवरी वार्ड में लेकर गए। वहीं महिला डिलीवरी वार्ड में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से महिलाओं को अखबारों से हवा करनी पड़ रही है, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन की उदासीनता के चलते प्रसूताएं परेशान हैं। गर्मी को देखते हुए चिकित्सालय प्रशासन ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की है। आपने आज तक लोगों को मकान के लिए जमीन तलाशते सुना होगा, इसके लिए लोगों को अक्सर एडवांस बुकिंग कराते भी सुना होगा, लेकिन कभी मरने के बाद 2 गज जमीन के लिए एडवांस बुकिंग के बारे में आपने कभी सुना है? लेकिन आज हम आपको ऐसी ही खबर दिखा रहे हैं जिसमें मौत से पहले ही 2 गज जमीन के लिए जगह बुक कराई गई है। जी हां, कोटा में ईसाई समुदाय के एक परिवार के लोगों को जीते जी दफन होने की चिंता सताने लगी है। ऐसे में परिवार के लोग मौत के बाद कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जमीन की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। दरअसल कोटा के स्टेशन इलाके की सुंदरनगर कॉलोनी में 100 साल पुराना ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान है, लेकिन अब यह कब्रिस्तान शवों को दफनाने के बाद पूरा भर चुका है। जगह की किल्लत होने के चलते ईसाई परिवार ने यह कदम उठाया है ताकि मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिल सके। हालात ये हैं कि शवों को एक के ऊपर ही दफनाया जा रहा है। इसी को लेकर CNI चर्च के सचिव संदीप पॉल का कहना है कि कोटा में करीब 20,000 ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में जो कब्रिस्तान पहले से बना हुआ है वो 2 बीघा जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में अब ईसाई समुदाय के लोग कब्रिस्तान की जमीन के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर बालाजी में इन दिनों यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। मंदिर के आसपास ऑटो बेतरतीब खड़े होने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि इस पवित्र नगरी में लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। वहीं यातायात पुलिस ने ना तो ऑटो चालकों के दस्तावेज चेक करते हैं, ना ही तेज गति से चलने वाले ऑटो के चालान काटे जाते हैं, जबकि अधिकांश ऑटो नो एंट्री में ही खड़े रहते हैं। जयपुर के बगरू में इनोवा कार और स्विफ्ट कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को राजधानी के SMS अस्पताल में रेफर कर दिया है और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं आपको बता दें कि 2 गाड़ियों में आपसी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। जयपुर में 6 जून को हुए शहर के चोमू सर्किल चौराहे पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 जनों की मौत हो गई थी। इसको लेकर शनिवार को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में लोग राजमहल पैलेस पहुंचे। परिजनों सहित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। वह कैंडल मार्च राजमहल पैलेस से रवाना होकर चोमू सर्किल घटनास्थल तक गया। वहां पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और मृतकों की फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित किए हैं। वहीं परिजनों ने वसुंधरा सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है। कहा, हादसा होने के बाद भी पुलिस की घंटों बाद मौके पर पहुंची और हादसे में कार के नीचे दबे हुए लोगों को समय पर नहीं निकाला जा सका। सरकार को 50 लाख देने को तैयार है, लेकिन हमें हमारे बेटे चाहिए। लोगों की मांग है कि पूर्व में बंद हुए पुलिस सर्किल दोबारा बनने चाहिए। हादसे के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की भी जानी चाहिए।
कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है। ये ट्रैफिक लाइट मैं दो दिन पहले देख करके गई थी, तब ये सिर्फ ब्लिंकर्स लगे हुए थे, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट ही नहीं है, तो एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पे जो सर्कल था वो उन्होंने हटा दिया और सर्कल के हटाने के बाद में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने कोई एनालिसिस ही नहीं किया कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। अगर सर्कल की वजह से हो रहे हैं तो सर्कल वापस बिल्डअप किया जाए, ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए। हमको बोलते हैं कि कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्योंकि 2 साल से उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं किया, सो देयर वाज अ पावर कट। I mean, is this India? Is this 1.2 billion? Is this what we claim for? Make in India and getting all the money, and then they're offering us 50,000 rupees. I tell you, I can give you 50 lakh rupees. उनको बोरियां दिख रही है, 3 घंटे तक पुलिस नहीं आ रही। इस ढंग से निकाला गया है। ड्राइवर ने देख लिया, उसके अंदर इंसानियत नहीं है कि भैया हम बता दे किसी को तुम्हें बचना है, भागना है, कहीं से फोन ही कर देता। पुलिस भी ऐसी है, 500 मीटर पे पुलिस है, पुलिस आके नहीं है कि भाई बोरियां जल्दी जल्दी निकाले। इतना पॉश एरिया है, कहीं से पूरी बोरियां उठाते तो शायद मेरे बच्चे बच जाते। पुलिस के महत्व का आमजन के लिए कितनी अहमियत है, जिसको लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यदि एक दिन पुलिस कार्रवाई को बंद कर दिया जाए तो जरा सोचिए क्या होगा। ऐसे ही पुलिस, पब्लिक और प्रेस तीनों ही जनता के सुख दुख में सहभागी होते हैं। प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आमजन को पुलिस के महत्व को बताया गया है। वार्ता में कहा गया कि आज पुलिस पर हम आरोप लगाते हैं, पुलिस पर व्यंग्य करते हैं, किंतु वाकई पुलिस के कारण ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। पुलिस नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, जिससे डकैती, लूट, हत्या, रेप जैसी कई संगीन वारदातें होती हैं। आमजन को पुलिस को अपना दोस्त मानते हुए सहयोग करना चाहिए, पुलिस का सम्मान करना जरूरी है। प्रेस वार्ता में पूर्व डीजीपी के एस बैंस, पूर्व आईजी आनंद वर्धन, पूर्व आईपीएस सीबी शर्मा, डीसीपी ओम प्रकाश सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।